हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछले हफ्ते विश्व के स्टॉक मार्केट में इसकी जमकर पिटाई हुई और भारत में भी हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये कंपनीज के जो शेयर धारक हैं ये बड़े ही परेशान हैं क्योंकि ये कंपनीज के स्टॉक लगातार गिरते जा रहे हैं। उठते हुए मार्केट में इंडिया की जो सेकंड सबसे ज्यादा निफ्टी में वेटेज रखने है आईटी, यदि इसके स्टॉक प्राइसेस इस सेक्टर की कंपनीज के गिरे तो जाहिर सी बात है कि निवेशकों के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर सेक्टर के स्टॉक्स की क्यों हो रही है, आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्षमा चाहूंगा। काफी सारे लोगों की मुझे मैसेज आए कि कृपया करके इस विषय पे प्रकाश डालें। तो दोस्तों, इस विषय पे बात आरंभ करने से पूर्व मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं ताकि आपको ये विषय बेहतर तरीके से समझ में आए। सन 1985 यानी ईयर 1985 में, आज से 40 साल पहले, विश्व की जो सबसे बड़ी कंपनी थी वो थी आईबीएम। आईबीएम कंप्यूटर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम कंप्यूटर 1985 में सबसे बड़ी कंपनी थी, पर 2025 तक आते आते विश्व की सबसे बड़ी कंपनी हो गई एनवीडिया। अब आप बोलोगे कि मैं इन दोनों कंपनीज की क्यों बात कर रहा हूं। 40 साल में क्या हुआ, ये दोनों ही कंपनियां सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड हैं। ओके, ऑफ कोर्स एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, बट कहने का अर्थ है कि ये दोनों के जो मेन एसेट्स हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ वो समझिए। दोस्तों, की जो सबसे बड़ी विश्व की कंपनी थी आईबीएम, आज जो विश्व कंपनी है एनवीडिया, वो आईबीएम के मुकाबले 5 गुना ज्यादा, यानी 1985 के ही प्राइसेस को हम पकड़े तो एनवीडिया का प्रॉफिट 5 गुना ज्यादा है आईबीएम से। और 1985 के ही प्राइस में यदि कंपैरिजन करें, एनवीडिया का मार्केट कैप आईबीएम से 20 गुना ज्यादा बड़ा है, परंतु एनवीडिया मात्र 0.1 या कह लीजिए कि मात्र 10% जो है वही आईबीएम के वर्कफोर्स को आज की डेट में एम्प्लॉय करता है। यानी आईबीएम में 1985 में 4 लाख वर्कर्स थे, जो आज की डेट में एनवीडिया में देखें तो 40,000 से भी कम है। यानी इतनी छोटी वर्कफोर्स वाली कंपनी जो है, इसका वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मार्केट कैप है। ये क्यों हुआ और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कैसे पूंजी जो है, कैपिटल जो है, या मार्केट जो है, वो उन कंपनीज को रिवॉर्ड कर रहा है जिसका वर्कफोर्स कम है परंतु जिसके इंटेंजिबल एसेट्स बहुत वैल्यूएबल है। एनवीडिया बनाता है चिप्स। एनवीडिया का जो मेन एसेट है वो डिजाइनिंग ऑफ चिप्स। एनवीडिया खुद चिप्स भी नहीं बनाता। एनवीडिया के चिप्स जो है वो टीएसएमसी करके ताइवान की कंपनी है वो बनाती है। इन चिप्स को काटने का जो काम है लिथोग्राफी का, वो नीदरलैंड बेस्ड एक कंपनी है एएसएमएल, वो करती है। एनवीडिया सिर्फ डिजाइन करता है। तो मैं ये क्यों बात कर रहा हूं? मैं बात आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूं कि पिछले 40-50 सालों में हुआ क्या है। हुआ यह है कि उन कंपनीज को रिवॉर्ड किया जिन कंपनीज का वर्कफोर्स कम, यानी कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, परंतु जिसका इंटेंजिबल एसेट, आईबीएम भी डिजाइन के क्षेत्र में है परंतु आईबीएम का डिजाइनिंग जो है वो वैल्यूएबल नहीं है जितना एनवीडिया का है। तो पूंजी पहले जाती थी इसकी तरफ जहां जो लेबर इंटेंसिव था, जो फैक्ट्रीज बनाती थी, मशीन्स बनाती थी बड़ी बड़ी। फिर पूंजी ट्रांसफर हुई ऐसी कंपनीज की तरफ जो इस तरीके के टैंजिबल फैक्ट्रीज या मशीन्स ना बनाते हुए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जैसे आईबीएम हो गया या डिजाइन में काम कर रहे हैं। और फिर पूंजी उसके बाद में शिफ्ट हुई पिछले 40 साल में आईबीएम जैसी कंपनी से एनवीडिया जैसी कंपनीज में, जो ऑफकोर्स डिजाइन में है परंतु जिसका वर्कफोर्स कम है, पर एम्प्लॉय जिसकी अर्निंग बहुत ज्यादा है, जिसके पेटेंट बहुत ज्यादा है, जिसका इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल का अर्थ ये होता है कि जिन चीजों को आप छू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया,
डिजाइन हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, गुड हो गया, ये सारी चीजें इंटैंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। टैंजिबल मतलब जिनको आप छू सकते हो, जैसे मशीन हो गया, फैक्ट्री हो गया, दीवारों को आप छू सकते हो, तो ये सब टैंजिबल हो। तो पूंजी और मार्केट जो है वो पहले टैंजिबल कंपनीज को बहुत ज्यादा भाव देता था, फिर उसके बाद में इनटैंजिबल में ही आईबीएम जैसी कंपनीज आई, और उसके बाद में अब एनवीडिया जैसी कंपनी आई। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? ये बात आपको मैं सॉफ्टवेयर सेक्टर को समझाने के लिए कर रहा हूं। सॉफ्टवेयर सेक्टर का उदय 1980 में माइक्रोसॉफ्ट के 1983-84 के आईपीओ के बाद में बहुत तेजी से हुआ, और हमने देखा कि 1990 से सॉफ्टवेयर सेक्टर ने सारे सेक्टर्स को पछाड़ दिया। परंतु सितंबर 2024 में इस सॉफ्टवेयर सेक्टर का जो ट्रैक करने वाला जो इंडेक्स है, जिसको आईवीजी इंडेक्स ने 30% करेक्शन किया है, सितंबर 2024 पे पहुंचा, और आज की डेट में उस पीक से 30% नीचे है। तो ये इसने प्राइस करेक्शन क्यों आया, क्यों 30% डाउनफॉल आया मार्केट कैप में सॉफ्टवेयर कंपनीज के? इसका कारण है कि मार्केट ये सोच रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज आ रही हैं, ये कंपनीज कहीं इस तरीके के प्रोडक्ट्स या टूल्स ना बनाए जो सॉफ्टवेयर कंपनीज को रिप्लेस करते हैं। आज की डेट में देखिए होता क्या है, जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए या कोई दूसरा एचपीसीएल ले लीजिए, ये लोग अपना पेरोल मैनेजमेंट कैसे बनाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं या करते हैं, उसके लिए इनके पास में सॉफ्टवेयर है। जैसे एसबीआई फिनैकल जो इन्फोसिस ने उसको यूज करता है, उसके थ्रू जो है पूरा पेरोल जो है वो प्रोसेसिंग का काम। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है, ये जो एसबीआई हो गया या दूसरी कंपनी इन्फोसिस से या टीसीएस से खरीदती है, उनको ये एनुअली सब्सक्रिप्शन मॉडल पे इंस्टॉल करती है। अब यदि एआई आ गया और एआई के बनाए हुए टूल्स को यदि ये एसबीआई जैसी कंपनीज यूज करने लगी, तो फिर इन्फोसिस या टीसीएस के बनाए हुए सॉफ्टवेयर को कौन खरीदेगा? तो यहां पे पूरे के पूरे बिजनेस जो है वो खतरा बनके जो है वो उभरा है कि भाई काफी बड़ा जो है ये खतरा है आने वाले दिनों के लिए सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए। अब देखिए इसके अंदर में जैसे मैंने आपको बताया कि आईजीवी सॉफ्टवेयर इंडेक्स जो है वो 30% डाउन इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल लीजिए या जो मेन बड़ा मार्केट है वो है अमेरिका, ठीक है। और आज की डेट में ये भी समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर सेक्टर जो वर्ल्ड का है उसका 1.2 ट्रिलियन मार्केट साइज है। जब मैं बोलता हूं 1.2 ट्रिलियन डॉलर मार्केट साइज है, इसका अर्थ ये हुआ कि सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ये मिलके जो रेवेन्यू अर्न करती हैं वो 1.2 ट्रिलियन के आसपास में है आज की डेट में, ठीक है, जिसमें से अधिकतर कंपनीज यूएस बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम करने वाली अधिकतर कंपनीज यूएस बेस्ड है। अब हुआ यह कि पिछले ऐसी एक कंपनी है एंथ्रोपिक, जिसने एक ऐसा टूल बनाया जो कॉन्ट्रैक्ट को, लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना सकता था, उसको करेक्ट कर सकता है, उसकी वेटिंग कर सकता है। तो जो सॉफ्टवेयर जो एंटरप्राइज सॉल्यूशन लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो बहुत सारे बड़े वकील हैं जो उनसे खरीदते हैं एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, वो खतरे में आ गए। वहां घंटी बज गई कि भाई ये क्या है, अगर ये एक मतलब एंथ्रोपिक ने इस टाइप का एआई टूल निकाल दिया जिससे ये पूरे लीगल सर्विसेज, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना या कॉन्ट्रैक्ट बनाने का काम ही जो है वो एआई कर लेगा, तो ये सॉफ्टवेयर खरीदेगा कौन? और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ धड़ाधड़ जो है वो शेयर जो है वो गिरते चले गए। हमने देखा सेल्स फोर्स जो है बहुत बड़ी कंपनी है, उसके शेयर प्राइस 8 से 10% करेक्ट हुए। इंट्यूट है वो 8 से 10% करेक्ट हुई। जितनी भी बड़ी बड़ी वहां की सॉफ्टवेयर कंपनी, वो सारी की सारी हमने देखा कि पिछले हफ्ते जम के ये सारी की सारी कंपनीज करेक्ट हुई हैं। और इन कंपनीज में आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा पैसा जो है वो वहां की प्राइवेट इक्विटी कंपनीज का लगा हुआ है, प्राइवेट इक्विटी कंपनीज का लगा हुआ है और रिटेल इन्वेस्टर्स का भी लगा हुआ है। सेल्स फोर्स, अडोबे, वर्कडे, इन
तो अमेरिका बेस्ड कंपनीज हुई। इंडिया में टीसीएस जो है 2022 में जो टीसीएस का लो, इस हफ्ते जो है टीसीएस ने उस नए लो को फिर से टच किया। तो इंडिया में भी जो है वो बजनी आरंभ हो गई है। अब देखिए सिर्फ सॉफ्टवेयर सेक्टर के ही शेयर्स की पिटाई नहीं हो रही है कि भाई इनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल खतरे में है, बल्कि इन सॉफ्टवेयर सेक्टर को जिन कंपनीज ने लेंडिंग की है उनके भी शेयर प्राइसेस की जम के पिटाई हुई। ये देखिए ये सब कोरिलेटेड है, ये आपको कोई नहीं ऐसे समझाएगा बताएगा, ध्यान से आप नोट कीजिए। अब ये आप बोलोगे कि कौन सी कंपनीज है भैया जिन्होंने सॉफ्टवेयर सेक्टर की कंपनीज को लेंडिंग किया है। इंडिया में तो टीसीएस कैश रिच है, इन्फोसिस कैश रिच है, इनको तो किसी भी तरीके की उधार की जरूरत नहीं है। परंतु इंडिया का सॉफ्टवेयर मार्केट बहुत छोटा है और इंडिया की जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है ये भी अमेरिका से ही जाके मेन रेवेन्यू कमाती है। अमेरिका में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है ये क्या करती है, ये पैसे उठाने के लिए प्राइवेट क्रेडिट मार्केट से पैसा लेती है। या तो दो ही तरीके हैं, या तो आप अपने शेयर्स बेचो प्राइवेट इक्विटी कंपनीज को, या फिर आप इन प्राइवेट क्रेडिट कंपनीज से लोन लो। तो जो प्राइवेट इक्विटी कंपनीज जो है वही लोन भी देती हैं और वही शेयर्स भी लेती हैं। अब इस तरीके की जो प्राइवेट कंपनीज जो है इन सबकी पिटाई हुई है। प्राइवेट इक्विटी प्राइवेट लेंडिंग जो कंपनीज है इसके बारे में मैं बता दूं कि अमेरिका में 9% जो आज की डेट में प्राइवेट इक्विटी कंपनीज ने जो शेयर्स खरीदे हैं कंपनीज में, वो 9% कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर सेक्टर की। मतलब टोटल जहां कहीं भी प्राइवेट इक्विटी का पैसा लगा है उसमें से 9% पैसा जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज में लगा है। तो यदि ये प्राइवेट इक्विटी कंपनीज ने 100 रुपए लगाए हैं तो 9 रुपए जो है 100 कंपनीज में पैसे लगाए हैं तो 9 कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ सॉफ्टवेयर सेक्टर, इतने सारे सेक्टर छोड़ के सॉफ्टवेयर सेक्टर में ही 9% कंपनीज है। तो बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब ये तो नंबर ऑफ कंपनीज की बात हुई, इसके अलावा जो ये 9% कंपनीज है इन्होंने जो लोन लिया है, अभी तक मैं इक्विटी की बात कर रहा था, पर जो लोन लिया है वो 17% है टोटल लोन का। $1 ट्रिलियन से बड़ा जो है वो प्राइवेट क्रेडिट का मार्केट है। उस $1 ट्रिलियन में 17% जो है वो आप समझ लीजिए कि सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज ने लिया है। और सॉफ्टवेयर कंपनीज ने कितना लिया है, ये $1 ट्रिलियन का 22%, यानी लगभग $220 बिलियन से लेके $250 बिलियन जो है वो ये सॉफ्टवेयर कंपनीज ने पैसे उठाए हैं, ठीक है, लोन के रूप में। तो सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर कंपनीज की पिटाई नहीं हुई है, जिन कंपनीज ने इन सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर में या तो इक्विटी ली है, शेयर्स लिए हैं, या जिन्होंने इनको लोन दिया है, उन सारी कंपनीज की भी पिटाई हुई है। अब ये कौन सी कंपनीज है भाई, ये कंपनीज हैं आपका केकेआर, बहुत बड़ा नाम है आपको मालूम है। देन उसके बाद में आता है ब्लैकस्टोन, आपको मालूम है ब्लैकस्टोन भी बहुत बड़ी कंपनी है। फिर उसके बाद में आता है टीपीजी, टीपीजी भी मालूम है आपको प्राइवेट इक्विटी में बहुत बड़ा नाम है। एरिस मैनेजमेंट है, गोलुब कैपिटल है, ओक्ट्री मैनेजमेंट है, ये सारी अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट है, ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स की जो है के पिटाई हुई है। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के स्टॉक्स कम गिरे हैं क्योंकि अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने इक्विटी कम ली है, लेंडिंग लोन ज्यादा किया। एक बेसिक आपको मैं फिर से थोड़ा सा भटक के समझा दूं, क्या होता है जब भी कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है तो उस बैंकरप्ट कंपनी के जब एसेट बेचे जाते हैं तो सबसे पहला उस एसेट पे अधिकार होता है लेंडर्स का, यानी जिन्होंने लोन दिया है उनका। उसके बाद में नंबर 2 जो अधिकार आता है वो आता है प्रेफरेंस शेयर, और उसके बाद में सबसे आखिरी में आता है कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो लेंडर्स जो है, अब अपोलो ग्लोबल लेंडर है, चूंकि उसने लेंडिंग बहुत ज्यादा किया है, उसने प्राइवेट इक्विटी नाम मात्र का कुछ किया है तो किया इन सॉफ्टवेयर कंपनीज ने, पर लेंडिंग ज्यादा किया तो उसके शेयर कम पिटे। पर जिन कंपनीज ने इनके अंदर में सॉफ्टवेयर कंपनीज में इक्विटीज ली हैं, कि हो चाहे वो इंडिया की कंपनीज हो, इन्फोसिस हो, विप्रो, एचसीएल हो, उन कंपनीज। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई काश अमेरिकन मार्केट में आप शॉर्ट मार सकते, सॉफ्टवेयर कंपनीज को भी शॉर्ट मार के पैसे बनाते, और इन सॉफ्टवेयर कंपनीज को जिन कंपनी है
उनको भी शॉर्ट करके पैसे कमा सकते थे। परंतु हम लोग इंडियन मार्केट में हैं, तो इंडियन मार्केट में हमारे पास में लेंडर्स को शॉर्ट मारने का तो कोई स्कोप है ही नहीं, जो है वो दिन पे दिन कमजोर होती जा रही हैं। परंतु मैं खुद शॉर्ट नहीं मारता, और कि आप लोग भी शॉर्ट या लॉन्ग के चक्कर में ना पड़े अगर आपको अपनी रात की नींद प्यारी है। ठीक है, अब फिर मुद्दे पे आते हैं। तो ये तो बात हुई बहुत ही ग्लूमी, सॉफ्टवेयर सेक्टर के स्टॉक्स गिर रहे हैं, साथ ही आपका इन कंपनीज ने इसमें पैसे लगाए उनके भी स्टॉक गिर रहे हैं। साथ ही एक और बात बता दूं मैं दोस्तों आपको कि आज की डेट में डाटा सेंटर्स लगाने में जितना पैसा अमेरिका बड़ी कंपनीज कर रही हैं, उतना उतना खर्चा तो मून में लैंडिंग कराया था अपने एस्ट्रोनॉट को बेच के, नील आर्मस्ट्रांग जो गए थे 1969 में, उतने में भी खर्च, मतलब उतना, उससे भी कई गुना ज्यादा है आज की डेट में जो डाटा सेंटर्स में खर्चा हो रहा है। जो समुद्र के नीचे फाइबर केबल ऑप्टिक्स बिछाए गए हैं अमेरिकन कंपनीज ने, उसमें जो खर्चा है उससे भी ज्यादा खर्चा जो है वो डाटा सेंटर लगाने वाली कंपनीज कर रही है। मैं आपको जस्ट कुछ नंबर्स बता दूं, क्योंकि ये जो कंपनीज जो डाटा सेंटर में खर्चा कर रही हैं, इनके भी शेयर प्राइसेस की जम के पिटाई हुई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की मतलब सॉफ्टवेयर कंपनीज का बेताज बादशाह, 18 से 20% इसके स्टॉक जो है वो मतलब इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक गिरे हैं। गूगल, आपको मालूम है कि गूगल का कोई सानी नहीं है। गूगल ने इस साल यानी 2025 में ही अकेले एक साल में 400 बिलियन डॉलर, यदि 90 रुपए का मैं $1 पकड़ूं तो आप ये मोटा मोटी समझ लीजिए 90,000 करोड़ $10 बिलियन होगा, और 9 लाख करोड़ जो है वो $100 बिलियन होगा। यानी 36 लाख करोड़ जो है वो गूगल ने कमाया 2025 में, 36 लाख करोड़। $165 बिलियन इसका ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लो है। ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है इसका $165 बिलियन, यानी ये भी लगभग आप समझ लीजिए 15 लाख करोड़ के आसपास में आता है। यानी जितना भारत का डिफेंस बजट, हेल्थ बजट, आपका एजुकेशन बजट, रेलवे बजट, इतना मिला दे तो भी 16 लाख करोड़ नहीं बनता है, जितना गूगल अकेले एक साल में जितना कैश इसने जनरेट किया है। तो आप सोचिए, मतलब इस टाइप की भी कंपनी की पिटाई हुई है, माइक्रोसॉफ्ट की पिटाई, गूगल की पिटाई, यहां तक कि अमेजॉन जिसका नाम घर घर में आज की डेट में बच्चे जानते हैं, उसकी भी पिटाई हुई है, जिसका $2 ट्रिलियन के आसपास में मार्केट कैप है, वैल्यूएशन है। अब क्यों इनकी पिटाई हो रही है? इनकी पिटाई होने का कारण यह है कि ये बढ़ चढ़ के जो है डाटा सेंटर में पैसा खर्च कर रही है। अमेजॉन ने अनाउंसमेंट किया है कि इस साल 2026 में ये $200 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेगी पैसा डाटा सेंटर्स बनाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। गूगल 185 बिलियन खर्चा करने वाला है। कितना? 185। $400 बिलियन का रेवेन्यू है, लगभग उसका आधा जो है गूगल जो है डाटा सेंटर और स्टैब्लिश करने में और एआई में खर्चा करने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट की वो $150 बिलियन जो है वो खर्च करने वाला है, और मेटा यानी कि फेस 135-130 बिलियन के आसपास में खर्च करने वाला है। तो कुल मिला के यही चार कंपनी जो है 670 बिलियन जो है वो खर्चा करने वाली हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डाटा सेंटर के ऊपर में। इसमें यदि मैं ओरेकल भी ऐड कर दूं, ये करीबन 725 बिलियन हो जाता है। 90 रुपए का $1 मैं पकड़ूं दोस्तों, कम से कम ये 65 लाख करोड़ के आसपास में आता है। भारत सरकार का टोटल बजट जो है वही 53.4 लाख करोड़ का रहा है इस साल, 54 लाख करोड़। आप उससे ज्यादा खर्चा भारत सरकार जितना खर्चा करने वाली है उससे लगभग 20% ज्यादा खर्चा जो है वो ये 5 कंपनीज करने वाली है। किसमें? सिर्फ डाटा सेंटर लगाने में। कहा यह जा रहा है कि जो इस भारी मात्रा में ये कंपनीज पैसा निवेश कर रही है एआई में, उतना पैसा जो है ये कभी भी रिटर्न के रूप में या प्रॉफिट के रूप में निकालना। इस साल इन्होंने 670 बिलियन जो है की बात की है।
2025 में ऑलरेडी $410 बिलियन खर्चा कर चुके, और 2025 में $410 बिलियन, और 245 बिलियन डॉलर जो है इन्होंने डाटा सेंटर लगाने में खर्चा किया। तो 2024 से 2026 तक आते हैं आते देखिए 3 गुना ज्यादा जो है इनका खर्चा हो गया है एआई या डाटा सेंटर्स लगाने में। अब जब ये कंपनीज इतना पैसा खर्चा कर रही है तो जाहिर सी बात है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज घबराएंगी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स बनाने वाली है वो इतने, बोला जा रहा है कि इतने ज्यादा आप ये कह लीजिए रहेंगे कि सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की जरूरत ही नहीं है, ऐसा शॉट मार रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज को, वो लोग बात कर रहे हैं। परंतु क्या ये सही है? मुझे लगता है कि ये थोड़ी अतिशयोक्ति है। और सिर्फ मैं ही नहीं ये बोल रहा, जो एनवीडिया सबसे महंगी आप कह लीजिए मार्केट कैप वाली कंपनी है, उसके जो सीईओ हैं उन्होंने भी कहा है कि इससे ज्यादा कोई इलॉजिकल बात नहीं हो सकती है कि ने ये कहा है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज को एआई कंपनीज पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगी। यही बात जेपी मॉर्गन के जो एनालिस्ट हैं, जो सबसे बड़े सॉफ्टवेयर के वर्ल्ड में एनालिस्ट मैं नाम उनका भूल रहा हूं, बताता हूं थोड़ी देर में, उन्होंने भी यही बात कही है कि ये जो है थोड़ी सी इलॉजिकल बात है कि मतलब सॉफ्टवेयर सेक्टर जो है उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा एआई। ठीक है, अब उसका कारण ये लोग क्या बता रहे हैं? उसका कारण ये बोल रहे हैं कि जो भी कंपनीज है, जैसे एसबीआई है, तो एसबीआई के इंटरनल सिस्टम में इतना ज्यादा एम्बेडेड हो गए हैं ये सॉफ्टवेयर सिस्टम जो उन्होंने इन्फोसिस या कहीं और से भी जो परचेज किए हैं, कि अब उसको निकाल पाना मुश्किल है। तो कंपनीज के सिस्टम में एम्बेड हो गए हैं, ये बहुत अंदर तक घुस चुके हैं ये सॉफ्टवेयर जो है वो, तो इनको सेपरेट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। पहली चीज ये। दूसरा ये कि भाई ये सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है ये बहुत सारा प्रोप्राइटरी डाटा जो है उसको यूज करती है, यानी वो डाटा जो सिर्फ इनके का डाटा है, इनका खजाना है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। पर एआई डोमेन से ही डाटा लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है, खंगालता है, डाटा एनालिसिस करता है, और उसके बाद में जो है वो आपको परोस के देता है। पर जब वो डाटा पब्लिक डोमेन में होगा ही नहीं, वो प्रोप्राइटरी डाटा होगा, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास ही होगा, तो एआई कहां से ढूंढ के जो है उसको रिप्लेस कर पाएगा? तो ये दूसरी बात कही जाती है। तीसरी बात ये कही जा रही है कि भाई आप ये समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं वो हाथ पे हाथ धरी तो बैठी नहीं रहेंगी, जब बढ़ चढ़ के जो है वो नए नए इनोवेशन कर रहा है, या बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी कंपनीज एआई पे इतना खर्चा कर रही हैं, तो ये कंपनीज क्या करने वाली हैं कि जब एआई के नए टूल्स जो बनेंगे उनको परचेस करके वो अपने सिस्टम में एम्बेड कर लेंगी, तो उनका सॉफ्टवेयर और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि भाई एआई जो है ये सॉफ्टवेयर कंपनीज को कमजोर करने के बदले हो सकता है कि इन कंपनीज को और सशक्त कर दे आने वाले दिनों में, और मजबूत कर दे आने वाले दिनों में। तो ये सारे काउंटर पॉइंट्स जो है ये कहे जा रहे हैं कि भाई ये किसी भी तरीके से जो है इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर सेक्टर तो डेड नहीं होगा, पर क्या डम्ब सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको इजीली रिप्लेस एआई कर सकता है, जैसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज जो है, जैसे एक कंपनी का नाम है ऑथेंटिक ब्रांड। ये ऑथेंटिक ब्रांड जो है ये रिबॉक शूज, आपने देखा होगा हर शहर में एक दो रिबॉक के शोरूम तो मिल ही जाते हैं। तो ये रिबॉक शूज को जो ब्रांड ओन करता है, जो कंपनी ओन, ऑथेंटिक ब्रांड बोल रहा है कि कस्टमर केयर फंक्शंस है हो एआई को दे दी। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ने ऑलरेडी एआई को दे दिया है कस्टमर केयर वाले सर्विसेज, पर जब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात आती है या पेरोल प्रोसेसिंग की बात आती है, तब ये बोलते कि नहीं, ये तो हम अपने सॉफ्टवेयर जो हमने परचेज किए हैं उसी के थ्रू करेंगे। डाटा एनालिसिस हो गया, कस्टमर केयर के एप्लीकेशंस हो गए, यहां पे तो एआई बहुत जल्दी जो है वो हो सकता है सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर दे। तो जो डम्ब सॉफ्टवेयर है जिसको इजीली रिप्लेसेबल किया जा सकता है, उनके लिए खतरे की घंटी है। अब भारत की कंपनी जो है वो डम्ब सॉफ्टवेयर कितना बनाती है, इसके लिए ऊपर मैं रिसर्च नोट ढूंढ रहा हूं,
मुझे मिलेगा तो मैं जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा। एक और जगह जो सॉफ्टवेयर कंपनीज खतरे में आ सकती है वो है जहां पे कोडिंग में बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स यूज होता है, क्योंकि एआई बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही अच्छे से कोडिंग का काम कर ले रहा है। और इंडिया के सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत सारी कोडिंग वर्क में है, बेसिक कोडिंग में, तो उन कंपनीज के लिए अब खतरे की घंटी बज गई है। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज में इन्वेस्ट करने के पहले एक चीज ध्यान दें कि भैया ये कहीं डम सॉफ्टवेयर तो नहीं बना रही है, ये इस तरीके के सॉफ्टवेयर तो नहीं बना रही है जो इजीली एआई रिप्लेस कर सकता है, परंतु ये स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइज सॉल्यूशंस दे रही है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तब इनको रिप्लेस करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कंपनीज के सिस्टम में ही जो है वो एम्बेडेड है। तो ये बात भी आप समझ गए मोटा मोटी। अच्छा, दूसरी एक और बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है सॉफ्टवेयर सेक्टर के फेवर में कि सॉफ्टवेयर अपने आप में जो है वो किसी भी कंपनी का 8 से 10% का ही खर्चा जो है वो लेता है, 10% उससे ज्यादा का खर्चा नहीं है। परंतु एआई आएगा तो एआई इस पूरे 8 से 10% को रिप्लेस नहीं करेगा, इसके एक पार्ट को रिप्लेस करेगा। तो मान लीजिए किसी कंपनी का 2% खर्चा यदि एआई बचा लेता है और उसके बदले में इस तरीके की दिक्कतें खड़ी कर देता है कि भाई कल को चल के आपके ऊपर में कोर्ट केस हो जाए, कुछ गलती बना के दे दे, या पेरोल लोगों की सैलरी जो है एम्प्लॉयज की प्रोसेस करते वक्त गलत सलत कुछ कर दे, तो उससे, या जो चले गए हैं लोग उनसे उनको जो रिइंबर्समेंट करना रहता है या जो उनका फाइनल सेटलमेंट करना रहता है उसमें कुछ गड़बड़ कर दे, तो ऐसे बहुत सारे लीगल केस जनरेट हो सकते हैं। तो ये सरदर्दी क्या लेगी क्या कोई भी कंपनी 1-1.5-2% अपना खर्चा बचाने के लिए? तो ये भी कहा जा रहा है कि भैया सॉफ्टवेयर अपने आप में जो है बहुत बड़ा खर्चा नहीं है किसी भी कंपनी का, 8 से 10% का खर्चा है। तो यदि उसका कुछ पार्ट बचाने के लिए एआई को यदि इंट्रोड्यूस किया जाता है और उससे एआई ठीक से काम ना करे, तो उसके जो नकारात्मक परिणाम है वो इतने बड़े हो सकते हैं कि कंपनी ये सोचे कि भाई हमको इतना हेडेक पालना ही नहीं है। तो ये भी उसके फेवर में एक बात कही जा रही है। तो मोटा मोटी एआई के अगेंस्ट क्या बात जाती है या सॉफ्टवेयर सेक्टर के फेवर में क्या बात जाती है वो मैंने आपको समझाया। उसके पहले मैंने आपको बताया कि भैया सॉफ्टवेयर सेक्टर के स्टॉक्स की पिटाई हो रही है क्योंकि सब मान के चल रहे हैं कि इनके बिजनेस मॉडल में कहीं ना कहीं तो इंपैक्ट आएगा। वो इंपैक्ट ये भी हो सकता है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। केपीएमजी जो ऑडिटिंग कंपनी है, आपको पता है वर्ल्ड की 4 बिग ऑडिटर्स में एक आती है केपीएमजी। केपीएमजी कंपनी का जो खुद का ऑडिटर है, ऑडिटिंग कंपनी अपना खुद की ऑडिटिंग नहीं कर सकती, उसको किसी और को देना रहता है। तो केपीएमजी इंटरनेशनल का जो ऑडिटर है, ग्रांट थॉर्टन नाम की एक ऑडिटिंग कंपनी है, वो करती है केपीएमजी का ऑडिटिंग का काम। केपीएमजी ने इस साल ग्रांट थॉर्टन को 16% कम फीस दिया है, ये बोल के कि एआई आ जाने के कारण आपके काम में जो आपकी सरदर्दी है वो घट गई है, ठीक है। और जो फीस इन्होंने पे किया था लास्ट ईयर, वो मैं आपको बताता हूं, वो था $3,57,000 ग्रांट थॉर्टन को 2024 में, और 2025 में $3,57,000 पे किया, जबकि यही 2024 में 14% ज्यादा था, $4,16,000 था। तो केपीएमजी का एग्जाम्पल वर्ल्ड की सारी कंपनीज के सामने है कि इतना बड़ा ऑडिटर जो है वो भी कम फीस दे रहा है अपने ऑडिटर को, ये बोल के कि एआई आ गया है, एआई से आपके काम का हेडेक कम हो गया है। तो जो दूसरी कंपनीज है वो भी तो बार्गेनिंग करेंगी सॉफ्टवेयर कंपनी से, क्योंकि हर कंपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन लेता है सॉफ्टवेयर कंपनी से। तो जो एनुअल सब्सक्रिप्शन के रिन्यूअल का टाइम आएगा, तो वो जो पहले $1,00,000 में ले रहा था, हो सकता है बोलेगा कि इस साल मुझे $85,000 ही दो। तो टीसीएस इन्फोसिस के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल जनवरी फरवरी में ही होते हैं साल भर के। तो अभी जो अप्रैल क्वार्टर का, मतलब अप्रैल में जो जनवरी से मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, इससे पता चलेगा कि भाई इन कंपनीज का फ्यूचर कैसा है। तो इन कंपनीज में स्टॉक खरीदने के पहले 10 बार सोचें। अब आप बोलोगे कि आपने तो सारी पिटाई जिन कंपनीज के स्टॉक्स पिट रहे उनकी बात की, पर इसी में एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी क्या है, ध्यान से सुनिए, कोई नहीं बताएगा आपको। अपॉर्चुनिटी ये है
कि जो मेमोरी डिस्क बनाने वाली कंपनीज हैं इनके शेयर प्राइसेस तेजी से भागे। अब आप पूछोगे क्यों मेमोरी डिस्क कंपनीज बनाने वाली कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस तेजी से भागे? मैं नाम भी बता देता हूं, आप खरीद सकते हैं। सैनडिस्क, SANDISK के सैनडिस्क नाम की कंपनी है। ये फ्लैश मेमोरी चिप्स बनाती है। बिना मेमोरी चिप्स के तो जो है वो कोई भी AI भी काम नहीं कर सकता, आपका सॉफ्टवेयर भी काम नहीं कर सकता, आपका लैपटॉप काम भी काम नहीं कर सकता। तो अब ये हो रहा है कि आपका जो मैंने नाम बताया आपको सैनडिस्क, सैनडिस्क हो गया। माइक्रॉन एक और बड़ी कंपनी है, MICRON, जो यही बनाती है, मेमोरी चिप्स बनाती हैं। लैम रिसर्च, LAM, लैम रिसर्च जो है ये भी बनाती है। सैनडिस्क के प्राइसेस दुगने हो गए हैं पिछले 3 महीने में। माइक्रॉन के शेयर प्राइसेस 80 से 90% बढ़ गए हैं और लैम रिसर्च के शेयर प्राइसेस 40% बढ़ गए हैं। अब ये क्यों बढ़े हैं? ये बढ़े इसलिए हैं क्योंकि AI कंपनीज जो हैं, जो इतना पैसा खर्चा कर रही हैं, ये इन मेमोरी चिप्स बनाने वाली कंपनीज को बोल रही है कि अपनी सारी मेमोरी चिप्स जो है हमको भेज दो। वहीं सैमसंग या एप्पल जैसी कंपनीज जो मोबाइल बनाती हैं या लैपटॉप बनाती है, वो बोलती है भैया हमको दे दो। अब ये मेमोरी चिप्स कंपनीज इतनी तेजी से मेमोरी चिप्स बना ही नहीं पा रही हैं कि ये सबकी डिमांड की जो है वो पूर्ति कर पाए। तो सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है। इस कारण से क्या हुआ है कि इसी क्वार्टर में, यानी पिछले 40-45 दिन में, मेमोरी चिप्स, DRAM और NAND फ्लैश मेमोरी जो चिप्स बनाने वाले जो कंपनीज हैं, इन्होंने अपने प्राइसेस 80 से 90% बढ़ा दिए, 80 से 90%। इसी कारण इनके शेयर प्राइसेस भी तेजी से भाग रहे हैं। तो जहां सॉफ्टवेयर कंपनीज की पिटाई हो रही है, जहां इन सॉफ्टवेयर कंपनीज में पैसा लगाने वाली क्रेडिट कंपनीज जो हैं, प्राइवेट इक्विटी कंपनीज जो है, ब्लैकस्टोन, PPG, अपोलो ग्लोबल, इस टाइप की कंपनीज की पिटाई हो रही है। जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैसा लगाने वाली कंपनीज जैसे कि गूगल, Amazon, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इनकी पिटाई हो रही है। वहीं एक तरफ एक ऐसी भी कैटेगरी है जिनके शेयर प्राइसेस ऊपर भाग रहे हैं, और वो है मेमोरी चिप्स बनाने वाली कंपनी। अब जो अमेरिकन मार्केट में ग्लोबल इन्वेस्ट जिनके अकाउंट खुले हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं, जिनके नहीं है वो तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। तो खैर, तो ये एक बात रही, मैंने सोचा ये भी आपको मैं चाहते चाहते बता दूं। एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 मार्च को मेरा नेक्स्ट पेड वीडियो आने वाला है, और जो भी व्यक्ति, आज 12 फरवरी है, फर्स्ट टाइम मैं अनाउंस कर रहा हूं डेट, 20 फरवरी तक जिसने भी मुझे पेमेंट किया उसके लिए इस आने वाले वीडियो की फीस रहेगी 1000 रुपए। 20 फरवरी के बाद जो भी पेमेंट करेगा वो उसके लिए फीस रहेगी 1500 रुपए। क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने, 300 के ऊपर लोगों ने, 250-300 लोगों ने वीडियोस देखे। आपको मालूम है मैं आप में से हर एक से बात करता हूं, सबको मेल भेजता हूं, सबसे फीडबैक लेता हूं, बहुत टाइम मेरा जाता है इसके अंदर में, ठीक है। और उसके बदले में 500-800 रुपए कुछ भी नहीं है। और आप देखिए लास्ट टाइम जो मैंने स्टॉक बताया था, मैंने आपको बोला था कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरे एडवाइस पे कृपया करके आप कोई स्टॉक खरीदे या बेचे नहीं, परंतु नॉलेज पर्पज से मैंने आपको बताया था वो स्टॉक, रेन इंडस्ट्री, समझाया था आपको। उस टाइम में उसका स्टॉक प्राइस कुछ 140-142 के आसपास चल रहा था, आज वो 160 रुपए के आसपास में है। तो 21 जनवरी से को आया था वो वीडियो, आज 12 फरवरी, यानी 20 दिन के अंदर में कितना, 10-12-15%, 10 से 15% के बीच में कुछ बढ़ा है। तो एनीवेज, तो मैं मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा हूं, रिसर्च में बहुत मेरा टाइम जा रहा है, और उसके बाद भी तो 1000 रुपीज उसके एवज में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के फीस रखा है कि जो भी 20 फरवरी तक मुझे पेमेंट करेगा उससे मैं चार्ज करूंगा 1000 रुपीज, और 20 फरवरी के बाद जो भी आएगा कृपया करके बार्गेनिंग मत कीजिएगा, उसके लिए फीस रहेगा 1500 रुपए। 5 मार्च को मेरा अगला पेड वीडियो आने वाला है दोस्तों, मैंने आज आपको बता दिया। कैसे पेमेंट करना है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9860317209 पे, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उसके बाद मैं खुद ही आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों उम्मीद है कि आज जो मैंने वीडियो बनाया इसमें काफी सारी चीजों को मैंने कवर कर लिया है थोड़ा थोड़ा करके, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। 4-5 दिन मैंने जो वीडियो नहीं बनाया है, लगता है उसकी सारी भरपाई मैंने आज ही कर दी, काफी ज्यादा बोल बोल के।
उम्मीद है कि आप लोग आखिरी तक वीडियो देखेंगे, आखिरी तक जो देखेगा उसी को फायदा होता है। दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, बाय।